हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो जो ग्रेविटेशन है आपके 11th स्टैंडर्ड का जो है 5th चैप्टर है ना, लेसन नंबर 5, मतलब यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के हिसाब से। लेकिन सीईटी में क्योंकि सारे के सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं, कुछ ही चैप्टर्स आते हैं, तो 8 चैप्टर्स आते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल 14 चैप्टर्स है। 11th स्टैंडर्ड में 14 चैप्टर्स। उस 14 चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स ही आपको पढ़ना है। और वो 8 चैप्टर्स में अगर देखा जाए तो 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, और ये है 3rd चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो हम लोगों का जो ये बैच है ब्रह्मास्त्र बैच, ये फिजिक्स का बैच है, और ये एमएसटी सीईटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो 2024 और 2025 में सीईटी देना चाहते हैं। ये जो बैच है इसका पूरा एक फ्री वर्जन, एक डिटेल्ड फ्री वर्जन यूट्यूब पे चल रहा है, और इसका थोड़ा सा और हायर वर्जन जिसमें आपको कुछ फ्री मटेरियल्स भी मिलेंगे, बहुत सारे पीवाईक्यूज एक्स्ट्रा सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो वो वर्जन हमारी जो ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल है, जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस। तो जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का भी नाम है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर इसका एक हायर वर्जन चल रहा है, वो पेड वर्जन है। वो सिर्फ 299 रुपीज का वर्जन है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू द, मतलब यानी कि उन चीजों से दैट द अदर पीपल आर ऑफरिंग। ठीक है, तो जो दूसरे चैनल्स ऑफर कर रहे हैं, दूसरे लोग ऑफर कर रहे हैं, उससे प्राइस थोड़ा कम ही रखा गया है, बट क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई मेंटेन की गई है। सो एप्लीकेशन पे थोड़ा और ज्यादा डिटेल्ड कोर्स है, लेकिन ये कोर्स भी कुछ कम डिटेल नहीं है। तो जिन बच्चों के पास 299 रुपीज भी नहीं है, हैं ऐसे बच्चे कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने में अगर आप चले जाएंगे तो ऐसे कुछ गांव हैं जहां पे बच्चों के पास कुछ पैसे नहीं होते, तो उनके पेरेंट्स उनको पॉकेट मनी भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चों लोग के लिए ही खास करके मैंने YouTube पर एक फ्री बैच लॉन्च किया है। लेकिन इस फ्री बैच को आप लोग हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही डिटेल्ड बैच है। इसके अंदर मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले डिटेल में सिखा रहा हूं, और जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पहले ऑलरेडी सीईटी में आ चुके हैं, वो भी आपको सिखा रहा हूं। तो ये बैच भी बहुत ही डिटेल्ड बैच है। ठीक है, तो इस YouTube के बैच को आप लोग अच्छे से समझिए। अगर ये आपको मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो ही आप ऐप पे जाके उस कोर्स को परचेज कीजिए। ओके, एनीवे, तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन ये भी दे दूं कि सीईटी में मैं बार बार बोलता हूं, फिर भी याद कर लो कि 12th के 16 चैप्टर्स सीईटी में आते हैं, और आपके जो 11th के जो है वो 14 चैप्टर्स नहीं आते सीईटी में, सिर्फ 8 चैप्टर्स आते। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट स्वीट वीडियो होने वाला है ग्रेविटेशन का। सो ग्रेविटेशन के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं अभी हम सब पढ़ने वाले हैं। वहां जाने से पहले आपका आधा मिनट और लूंगा। वो ये है कि जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं प्रोफेसर ऑफ साइंस पे, तो ना आप होम पे जाइए ना वीडियोस पे जाइए, आप जाइए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप जाते हैं, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। यहां पर आपको ब्रह्मास्त्र सीईटी का जो बैच है, फ्री बैच, ये कंप्लीटली मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के जो एक्टिविटीज हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल्स, ये मिल जाएंगे। तो जो बच्चे 11th से ही तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी ये मेरा लेक्चर 11th वाले बच्चे अगर कुछ देख रहे हैं और वो सीईटी की पढ़ाई अभी से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग के लिए बता दूं कि जब आप 12th में आएंगे तो आपको ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपके कॉलेज में जो प्रैक्टिकल्स करवाए गए हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स मैंने खुद कॉलेज में जाके डिटेल में परफॉर्म करके किए हुए हैं। तो ये है आपके प्रैक्टिकल के वीडियोस, ये आपके प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं फिजिक्स के। बाकी हर एक के लिए सब लोग, जो भी लोग देख रहे हैं 11th 12th में, 11th में हो, 12th में हो, सीईटी की पढ़ाई करो, रिपीटर हो, आप लोगों के लिए ये चीज एक बहुत ही मायने रखती है, ये खजाना है। सो 11th स्टैंडर्ड के पूरे 14 चैप्टर्स इसके अंदर हैं, और 12th स्टैंडर्ड के पूरे 16 चैप्टर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इसके अंदर हैं। तो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। इतने शॉर्ट टाइम में इतनी इंफॉर्मेशन पूरे यूट्यूब पे आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से रिलेटेड नहीं मिलने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं अपने पास से। तो प्लीज 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 आप इन वीडियोस को बिंज वॉच कीजिए। 11th के पूरे 14 चैप्टर्स और 12th के पूरे 16 चैप्टर्स यहां पे दिए हुए हैं। तो इसमें से जो जो चैप्टर्स आपके कमजोर हैं, आप कॉलेज में किसी वजह से अगर वो नहीं सुन पाए, नहीं अटेंड कर पाए, क्लासेस में नहीं पढ़ पाए, तो यहां से पढ़ लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बस दैट्स इट। तो ये था इंट्रोडक्शन।
अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्यारे चैप्टर पे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो आइए ग्रेविटेशन के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे कोर्स के हिसाब से लेसन नंबर 3 11th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। 2024 और 25 दोनों के लिए काम आएगा। मैं स्पेसिफिकली 2024 लिख रहा हूं बिकॉज अभी CET का एग्जाम आने वाला है, बट ये दोनों के लिए काम आएगा बिकॉज इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2007 से लेके पूरे 2023 तक सब क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिक्स करके मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो ये फॉर्मूले ध्यान से देख लीजिए। ये जो फॉर्मूला शीट है और ये जो मैं लिखने वाला हूं, ये सारी चीजें ये बाद में ऐप के ऊपर अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग, बहुत ही गौर से देखिए। तो ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम लिया तो सबसे पहले न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। F = G m1m2/r²। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ, बिकॉज ये सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, अरे पूरा वर्ल्ड बोले तो खाली वर्ल्ड नहीं, पूरा यूनिवर्स में, पूरा ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड, आप जो भी कहते हो, यूनिवर्स कहते हो, ब्रह्मांड कहते हो, कायनात कहते हो, जो भी कहते हो, पूरे के पूरे यूनिवर्स में ये अप्लाई होता है। सो G m1m2/r²। ठीक है, जहां पे G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी वैल्यू है 6.672 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जाम में दी रहती है, तो नो नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू। ये एग्जाम में दी रहेगी, क्वेश्चन में दी रहेगी, सवाल में दी रहेगी। अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं और चीजों को समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ये तो भैया फोर्स हो गया। अब फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, अरे ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत वो क्या होती है, उसको हम लोग कभी कभार स्मॉल g भी कहते हैं और उसको I भी कहते हैं, और वो होता है Gm/r²। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग को रट लेना है, याद कर लेना है। Gm/r², ये स्मॉल g या I की वैल्यू है, और ये है क्या, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसी को हम लोग प्यार से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को हम प्यार से कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात सभी लोग जान लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है -Gmm/r। बहुत ही सिंपल है, ये सारे फॉर्मूले याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ये फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे इसकी भी ट्रिक बता रहा हूं, डोंट वरी, इसकी ट्रिक बता रहा हूं। ये भी बात जान लीजिए कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये रिश्ता होता है कि फोर्स होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होता है, ये थोड़ी हायर लेवल की लैंग्वेज है, तो आप ऐसे समझ लो कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपने डेरिवेटिव लगाया, मतलब निकाला, पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपने डेरिवेटिव निकाला तो आपको फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा, तो अब इस चीज को मैं वापस से थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, ध्यान से सुन लीजिए कि ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो डोंट वरी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है पृथ्वी, सो दिस इज द अर्थ। तो यहां पर लिसन वेरी वेरी केयरफुली, मान लो कि कोई एक चीज है जो कि हवा में है, यहां पर है, इसका मास है m2 और इसका मास है m1, पृथ्वी का मास है m1। इसका जो सेंटर है वो यहां है और पृथ्वी का जो सेंटर है वो यहां है। इन दोनों के बीच की दूरी को कहा जाता है, इन दोनों के बीच की दूरी को कहा जाता है, इन दोनों के सेंटर से सेंटर की दूरी को क्या कहा जाता है, बता रहा हूं, डोंट वरी। सो इन दोनों के जो केंद्र बिंदु हैं, सेंटर हैं, इन दोनों के जो केंद्र बिंदु हैं या सेंटर्स हैं, उनकी जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ये कहा जाता है स्मॉल r। क्या कहा जाता है, स्मॉल r। सो वी कॉल इट एज स्मॉल r। रुको यार, ये मजा नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सेंटर बाजू में बन गया ना, मजा नहीं आ रहा है, रुको, अब ठीक। तो एक बॉडी है जिसका नाम हमने रखा है, मतलब मास रखा है m2, और एक बॉडी है पृथ्वी जिसका मास है m1। ये कभी कभार है ना, इसको हम लोग कैपिटल M बोल देते हैं, उसको स्मॉल m बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है। ये हो गया स्मॉल r। अच्छा, अब इसमें भी दो टुकड़े करेंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग दो टुकड़े करेंगे, ध्यान से देखिए। ओ सॉरी, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, इसे हम कहेंगे कैपिटल R, जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है। अरे हाँ क्या ना बच्चा,
अरे बाबा, सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक, अर्थ की जो सतह है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ। और उसके ऊपर जो चीज बची है, जो दूरी बची, उसे कहेंगे हाइट। समझ में आया? तो अब हमेशा के लिए याद रख लो कि स्मॉल आर आर प्लस एच हो सकता है, या कभी कभार इन सर्टेन केस आर माइनस डी भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर आर माइनस डी कब हो सकता है यार? अरे बाबा, अगर मान लो मैंने कोई पॉइंट अर्थ के अंदर ले लिया, तो यहां से यहां की दूरी क्या होगी? सुनो, मान लो कि अर्थ के सतह से जो गहराई है वो डी है ना, और ये जो पूरी लंबाई है ये आर है ना? अरे हाँ क्या ना, तो आर माइनस डी करेंगे तब स्मॉल आर आएगा ना, क्योंकि आर क्या होता है? आर तो सेंटर से जो अपना काम का पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, मतलब देखो सेंटर से लेके जो भी पॉइंट काम का है ना, जिसके बारे में बात चल रही है, वहां तक के डिस्टेंस को आर कहते हैं। तो आर बदल सकता है, आर कुछ भी हो सकता है। अरे बाबा सुनो, मान लो कि कोई चीज यहां है तो ये आर हो गया, कोई चीज यहां है तो ये आर हो गया, कोई चीज यहां है तो ये आर हो गया। अबे आर कुछ भी हो सकता है, आर कैन बी एनीथिंग। तो आर अंदर भी हो सकता है, आर सरफेस पे भी हो सकता है, आर बाहर भी हो सकता है, आर इंफिनिटी पे भी हो सकता है, आर कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं बाहर देख रहा हूं तो ये आर क्या है? आर प्लस एच। सरफेस पे देख रहा हूं तो ये आर क्या है? आर है। और अगर अंदर देख रहा हूं तो ये आर क्या है? आर माइनस डी है। अरे कितना बचकाना है यार! अरे इट्स डैम इजी। बाहर रहेगा तो आर प्लस एच, सरफेस पे रहेगा तो सिर्फ कैपिटल आर, और सरफेस के अंदर रहेगा तो कैपिटल आर में से छोटा सा डी निकाल दो तो स्मॉल आर बचेगा। समझ में आया बच्चा? आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी सारी बातें प्रवेश कर रही हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंप्लाई हियर एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? अरे करते की नाही रे सगळ्यांना, सभी के भेजे में घुस रहा है ना बेटा, सगळ्यांचा डोक्यात घुसता है ना, करता है ना सगळ्यांना? ओके, सो कमेंट में बताइए मुझे आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। सो इट्स डैम इजी। अगर आप चाहते हैं इसे मैं खूबसूरत बना दूं तो रुकिए, खूबसूरत बनाता हूं, डोंट वरी। तो मैं यहां पे इसे थोड़ा सा खूबसूरत बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सो ये है पृथ्वी, ठीक है? तो अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स ले लेता हूं इस पृथ्वी पर, तो जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया अंदर, तो ये हो गया स्मॉल आर। एक सेकंड, कुछ ज्यादा ही मोटू सी लाइन बन रही है, थोड़ी पतली कर देता हूं। तो अंदर पॉइंट ले लिया तो ये स्मॉल आर हो गया, या फिर ये भी स्मॉल आर हो सकता है, या फिर ये भी स्मॉल आर हो सकता है। तो स्मॉल आर के तीन रूप हो सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो स्मॉल आर है ये सिंपली आर माइनस डी होगा, ये जो स्मॉल आर है ये आर होगा, और ये जो स्मॉल आर है ये आर प्लस एच होगा। तो इसीलिए यूजुअली स्मॉल आर की वैल्यू ऐसी रहती है, इन दोनों में से एक रहती है यूजुअली। ये आप याद रख सकते हैं। वैसे होने के लिए तीनों वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है? समझ में आया बेटा? इसको हम लोग लिख देंगे जरा साइड में, ठीक है? इसको साइड में रख देंगे। असली चीज अभी यहां पे फोकस करिए। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ओके, अब ट्रिक याद रखना है, फॉर्मूले की ट्रिक। वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चा। देखो, फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, FGVU, FGVU, FGVU। अरे हाँ क्या ना बाबा, FGVU, इसको याद करोगे? याद रख लो हमेशा के लिए, ये ट्रिक बताने जा रहा हूं। FGVU, FGVU, नाम भी लिख देता हूं बाजू में, छोटा छोटा सा नाम लिख देता हूं। सो इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है इसका? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूरा नाम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसका क्या नाम है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? FGVU, 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 इसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब इस फोर्स की वैल्यू ध्यान से सुनिए। सब में पहले तो कैपिटल G सेम टू सेम आएगा, कैपिटल G सभी में आएगा, क्योंकि ग्रेविटी की बात चल रही है, कैपिटल G के बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद यहां पर लिखिए m² अपॉन r², ऐसा लिख दीजिए। फिर यहां पे एक m छीन लीजिए और लिख दीजिए m अपॉन r²। फिर यहां से एक r भी छीन लीजिए और लिख दीजिए m अपॉन r। फिर यहां से कुछ छीनने के लिए बचा नहीं अब। अरे भैया कैसे, अब और कुछ बचेगा क्या? अगर छीन लोगे तो क्या बचने वाला है फिर? तो अब छीनना नहीं है, अब फिर से दे देना है। तो पहले क्या छीना था? m छीना था ना, दे दो m, तो ये हो जाएगा m² अपॉन r।
अगर आपने बोला कि नहीं नहीं सर मैं तो आर भी वापस दूंगा, तो ठीक है दे दो आर वापस, तो वापस से यही आ जाएगा। अरे घूम फिर के यही आने वाला है वापस से, फिर से ऐसे साइकिल चलने वाली है। तो देखो पहले दोनों रखो एम स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर एक एम छीन लो, एम बाई आर स्क्वायर, आर छीन लो, एम बाई आर, कुछ छीन नहीं सकते तो एम दे दो, एम स्क्वायर बाई आर दे दो, फिर से यहां पहुंच जाओगे। तो एफ जी वी यू ये चार चीजें हैं, इन्हें आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया आपने एम स्क्वायर आर स्क्वायर क्यों लिखा। अरे बच्चा इट इज डैम इजी, लिसन लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चा। ये देखिए एम स्क्वायर का मतलब ये है कि इफ मासेस आर सेम, मासेस सेम है, देन टेक एम स्क्वायर, और एल्स मासेस अगर सेम नहीं है तो क्या लीजिए m1 m2, खत्म हो गया। अबे अगर मासेस सेम है तो एम स्क्वायर ले लो, अलग अलग है तो m1 m2 ले लो ना, चलेगा ना वे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन यहां और सिर्फ यहां हो सकता है, तो यहां भी आपको क्या करना है m1 m2 ले लेना है। अगर अलग अलग मासेस हैं तो m1 m2, सेम मासेस हैं तो m स्क्वायर। समझ में आया बच्चा? गुड। तो चलो ये चीज आपके भेजे में घुस चुकी है। तो अब ये फॉर्मूले जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये सब आपको बहुत ही इजी लगना चाहिए, ये सब इजी लगना चाहिए। तो ये है जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। फिर ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एक एम छीन लिया ना, एक एम छीन लिया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एक एम दे दिया तो ये आ जाता है। इन लोग ने वी नहीं लिखा है, देखो इन लोग ने सिर्फ एफ जी यू लिखा है, वी अगर बीच में आता तो वो होता है जी एम अपॉन आर, वो वी उन लोग ने आगे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा ये फॉर्मूला जो है इसको भी ध्यान से देख लेंगे, इसको भी ध्यान से देख लेंगे। सो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से, प्यार से ध्यान से सुनेंगे, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यह भी याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है ये होती है माइनस डीवी बाई डी आर, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये चीज को भी आप लोग याद रखिए, ये चीज को भी साइड में रखिए, याद रखिए, ठीक है बच्चा? ओके, अब आगे आ जाते हैं, चीजों को और अच्छे से समझते हैं। तो आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, देखो आ गया माइनस जी एम अपॉन आर। अच्छा ये माइनस माइनस क्यों है यार? जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर रहा हूं यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, क्या चक्कर क्या है? माइनस इधर आ गया और उधर भी जा रहा हूं तो माइनस आ रहा है वी में। तो सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। नॉर्मली होता यह है कि चीजें अगर इफ फोर्स इज रिपल्सिव, यानी कि चीजों के बीच में अगर फोर्स जो है वो रिपल्सिव है, रिपल्शन हो रहा है, धक्का मार रहे एक दूसरे को, तो U इज पॉजिटिव, V इज पॉजिटिव। लेकिन इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, तो ग्रेविटी जो है वो तो अट्रैक्टिव है ना भाई, अरे ग्रेविटी में रिपल्शन कहां होता है? तो उस केस में U नेगेटिव होता है, V भी नेगेटिव होता है, याद रखना। अबे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करोगे, चार्जेस की बातें करोगे, तो प्लस प्लस चार्ज लिया तो क्या करेगा? वो रिपेल करेगा तो प्लस आएगा, उसमें U की वैल्यू V की वैल्यू सब प्लस आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, एक प्लस चार्ज लिया एक माइनस चार्ज लिया, तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट करेगा, तो फिर V नेगेटिव आएगा, U भी नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है वैसे ग्रेविटी में होता है कि अगर अट्रैक्शन है तो नेगेटिव, और अगर रिपल्शन है तो, रिपल्शन होता ही नहीं है इसके अंदर, बट अगर रिपल्शन रहता तो पॉजिटिव होता। समझ में आया? समझ में आया? अरे इट्स डैम इजी, कम ऑन यार। देखो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर थोड़ा आप फास्ट जा रहे हैं, बेटा ये तो सीईटी का हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो ये तो जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं थोड़ा फास्ट में ही रिवाइज हो सकते हैं, है ना बच्चा? पूरा चैप्टर अगर मैं इधर स्लो स्लो पढ़ाने लगा तो 3 घंटा तो सिर्फ फॉर्मूला लिखने में चला जाएगा, एक्सप्लेन करते करते। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें इस मतलब सेशन को है ना 1-1.25 घंटे के अंदर रैप अप कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट स्वीट प्यारा चैप्टर है, ठीक है? ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, इसमें अच्छे से मार्क्स आप ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ कोर्स आपको याद रखना है। तो अब जो मैंने फॉर्मूले का ट्रिक बता दिया वहां से सबको आपको याद ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। अच्छा, अब ग्रेविटी अलग अलग जगह पे कितनी होती है तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। सो ग्रेविटी है ना, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर चेंजेस इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग चेंजेस देख रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अलग अलग चीज के हिसाब से। तो पहला अगर हम खाली ये देखेंगे एट सरफेस, देखेंगे एट सरफेस, तो कोई चेंज नहीं है, वो आएगा सिंपली जीएम बाई आर स्क्वायर डायरेक्टली। अगर हम लोग देखेंगे एट हाइट एच, तो ये आ जाता है जी एच इज इक्वल्स टू जी
अपॉन 1+h/r का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एट डेप्थ d, तो अगर गहराई में देखेंगे पृथ्वी की, तो GD इज G इंटू 1 - d/r। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो अब ये क्या है, ये देख लो ध्यान से, ये क्या चीज है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे ध्यान से देखो। सो ये पृथ्वी है और नीचे ले ले रहा हूं पृथ्वी को। तो यहां पर ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, एक सेकंड, कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज करता हूं। तो मैं उस पॉइंट की बात करूं या फिर मैं इस पॉइंट की बात करूं या फिर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो यहां पर ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां पे ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा, यहां पे G इक्वल्स टू GD इक्वल्स टू G इंटू 1 - d/r। क्योंकि हम लोग अंदर है ना, हम लोग कुछ तो गहराई में है, तो बच्चा ये रहेगा ना बाबा। तो अगर हम लोग कुछ तो गहराई में है तो ये रहेगा। अरे बेटा प्लीज मोबाइल से खेलना बंद करो बेटा, यहां ध्यान दो, है ना। तो आप लोग मोबाइल में कभी व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, अरे बच्चा फुल पूरी ताकत लगा के इसको देखो, तो ये आ जाएगा। अगर सरफेस पे देखेंगे तो बहुत ही सिंपल रहता है, इट इज Gm/r²। और जब यहां देखेंगे जो कि हाइट पर है, कुछ तो दूरी है, सो GH इज इक्वल्स टू G/1+h/r का स्क्वायर आ जाएगा। तो याद रख लेना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही बचकाना है। ठीक है, ओके, चलो फिर ये क्या कहानी थी, और ये तो हो गया। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, तो सरफेस हो गया, हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। लैटिट्यूड, सो अलग अलग लैटिट्यूड पे क्या कहानी है ना, व्हाट इज लैटिट्यूड, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो हमारी जो पृथ्वी होती है ना, उस पर हमने ना इमेजिनरी सर्कल्स बना रखे हैं। तो हमारी जो पृथ्वी होती है उस पर हमने इमेजिनरी सर्कल्स बना रखे हैं भाई। ये देखो सर्कल्स में बना रहा हूं, ध्यान से देखो। हमने इमेजिनरी कुछ गोले बना रखे हैं, सर्कल्स बना रखे हैं इस तरीके से। तो ये जो सर्कल है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, बराबर। लेकिन इक्वेटर ही सिर्फ नहीं होता है, और भी बहुत सारे सर्कल्स होते हैं इमेजिनरी, बल्कि देखा जाए तो इनफाइनाइट सर्कल्स होते हैं, जिसमें से कुछ सर्कल ही महत्व के होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन होते इनफाइनाइट सर्कल्स हैं। कितने सर्कल्स होते हैं? इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स। तो इन्हें ही लैटिट्यूड्स कहा जाता है। सो इन्हें ही लैटिट्यूड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड्स। ये अलग अलग लैटिट्यूड्स है। तो सुनो, अगर मेरा एरो कहीं तो देख रहा है, तो मान लो ये है सेंटर, यहां से मेरा एरो यहां देख रहा है, तो ये एक अलग एंगल हो गया। अरे हाँ क्या ना। या फिर मेरा एरो यहां देख रहा है, तो ये एक अलग एंगल हो गया। अरे तो एंगल किसके हिसाब से देखना है? एंगल देखना है एक्स एक्सिस के हिसाब से। तो मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सो मैं एक्स और वाई एक्सिस बना रहा हूं, तो ये देखो, ये आएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। तो इसमें ये जो एंगल बनता है ना अलग अलग, वो होता है आपका लैटिट्यूड एंगल। को लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं इसको, थीटा या लैम्डा भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है इसको। फाई भी बोल सकते हैं, फाई। सो को लैटिट्यूड एंगल, सो ये भी थीटा है, वो भी थीटा है। अरे कोई और थीटा, अरे ये 30 डिग्री वाला थीटा है, वो 45 डिग्री वाला थीटा है। थीटा तो अलग अलग हो सकते हैं ना भाई। हाँ कैन, आई होप कि यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो कहने का मतलब ये है कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, मोबाइल में अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो रुको इसको बड़ा कर देता हूं। अब दिख रहा है बच्चा? अब अच्छे से दिख रहा है? दिख रहा है ना बच्चा सभी को? तो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये है थीटा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीटास, ठीक है। तो अलग अलग थीटास हैं यहाँ पे, ये बात याद रखना, ठीक है। ये सब अलग अलग थीटास हैं, ओके फाइन, थैंक यू अब्दुल। सो हमारी जो है ग्रीन टी आ चुकी है रोज की तरह। ओके फाइन, सो लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन कि ये है को लैटिट्यूड एंगल। क्या नाम है इसका? को लैटिट्यूड एंगल। तो अब ग्रेविटी है ना, इस एंगल के हिसाब से भी बदलती है भैया। ये एंगल चेंज करोगे तो ग्रेविटी बदल जाती है। तो ग्रेविटी कितनी हो जाती है? सो ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाता है G डैश इक्वल्स टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर R कैपिटल R आता है, कॉस स्क्वायर थीटा।
तो थीटा बदलोगे तो बेसिकली इस तरीके से आएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पृथ्वी पे कहीं भी चलोगे तो रेडियस कैपिटल आर रहेगा, और थीटा बदलेगा तो ग्रेविटी भी बदलेगी। सो आई होप कि सभी के खोपड़ी में ये बातें घुस चुकी हैं। अरे भैया समझ में आ रहा है, सबके मेंदू में मेरी बातें घुस रही हैं बच्चा। सो दिस इज डैम इजी टू अंडरस्टैंड, है ना? अरे बहुत ही बचकाना है यार मेरे दोस्त, कितना इजी है, कितना सिंपल है यार, इट्स डैम इजी। ओके चलो ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। ओके अब ठीक है, सैटेलाइट के बारे में कुछ बातें कही गई है, मैं बता देता हूँ क्या बातें कही गई। तो ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ये वो स्पीड है कि जिस स्पीड पे एक सैटेलाइट को भेजा जाता है, धक्का मारा जाता है स्पेस में, ताकि वो अर्थ के चक्कर काट सके, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इसे प्यार से हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है बच्चा? तो ये होता है आपका रूट जी एम अपॉन आर रहता है। ठीक है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। वैसे एक होता है जिसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अगर इस स्पीड से सैटेलाइट को धक्का मारा गया या कोई भी चीज को फेंका गया, तो वो चीज हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ के आगे निकल जाएगी, मतलब पृथ्वी के पास लौट के कभी वापस नहीं आएगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है वी एस्केप इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। तो इस तरीके से रहता है ये, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर। समझ में आ रहा है? सो अगर इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ, तो अगर अर्थ के नजदीक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है, देन h is very very less than r, hence r equals to r plus h equals to r। h को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो r equals to r plus h जो था उसमें से h को इग्नोर करेंगे, r equals to r ले लेंगे। सो उस केस में vc की वैल्यू अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर आ जाएगी, और फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। सो देयरफॉर देयरफॉर ve is अंडर रूट 2 vc। तो ध्यान से देखिए, vc क्या है? अंडर रूट जी एम अपॉन आर है, और वो है अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर, है कि नहीं? तो अंडर रूट जी एम अपॉन आर तो vc होता है, तो v हो जाएगा रूट 2 vc। समझ में आया बच्चा? अरे बेटा भेजे में आप सभी की बातें घुस रही हैं, सो इट्स डैम इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये था सैटेलाइट के एस्केप और इसके बारे में, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। चलो ये सब तो बातें हो गई, ये सब एक्स्ट्रा चीजें दी हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। ये जब तक हमें क्वेश्चंस में यूज नहीं होंगी, यहाँ पे समझ के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हर फॉर्मूला रटना नहीं है, कुछ फॉर्मूला अपने आप से उधर अपन डिराइव भी करेंगे। ओके बाद में। अच्छा और क्या? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सो सैटेलाइट जो रोटेट हो रही है, सो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो रोटेट हो रही है वो कुछ तो वक्त लगा रही होगी ना रोटेट होने में। अरे पृथ्वी का चक्कर काटने में उसे कुछ तो वक्त लग रहा होगा। तो ये होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। तो ये याद रखना। तो पृथ्वी के अराउंड अगर सैटेलाइट चक्कर काट रही है तो उसको इतना टाइम लगता है, तो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। चलो ये सारी बातें हमें समझ में आ चुकी हैं। ओके और कुछ है काम का भी यहाँ पे ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, देखो एक सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, ट्रिक सुनेंगे। सो जो हमारे पास मान लो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है GMM अपॉन 2R। सेम टू सेम फॉर्मूला टोटल एनर्जी का आता है, लेकिन माइनस में आता है, सो माइनस GMM अपॉन 2R। सेम टू सेम फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का आता है, लेकिन प्लस में आता है, सो इट इज GMM अपॉन 2R। और सेम टू सेम फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, माइनस में आता है, लेकिन नीचे सिर्फ 2R के बदले R होता है, बस इतना ही फर्क है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारी चीजों को, इन तीनों चीजों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये बाकी सबसे डबल है, या बाकी सब लोग इसके हाफ है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो लिसन, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है
पोटेंशियल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी है, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है और -2 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी है। समझ गए? सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी है। दोनों का साइन सेम है। देखो टोटल एनर्जी भी माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस है, लेकिन 2 गुना है इसका डबल, मतलब सॉरी इस चीज का डबल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का भी डबल है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है, वो प्लस है ये माइनस है, तो इसलिए बीच में माइनस लगा दो। समझ गया? वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी का भी है। चलो एनीवे, तो ये ट्रिक है, इसको याद रख लीजिए, हमेशा काम आती है ट्रिक। ठीक है बच्चा, तो इसको याद रख लेंगे। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी है क्या? तो मान लो एक सैटेलाइट है, यहाँ पे अर्थ पे बैठी हुई है सैटेलाइट, तो इसको यहां से हमें उड़ा के हमेशा हमेशा के लिए इंफिनिटी भेज देना है। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी देना पड़ेगी एक सैटेलाइट को एक पृथ्वी से आजाद करने के लिए। तो इस पृथ्वी से दूर भगाने के लिए हमेशा के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगी उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया बच्चा? ओके, ये हो गया। चलो वही सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी सब आधा होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। चलो ये हो गया। ये एटॉमिक सिस्टम के बारे में है, ये हमको यहाँ पे यूज होने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पे आप लोग को इस फॉर्मूला शीट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूला शीट से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीज हम लोग पढ़ेंगे तब जब हम लोग पढ़ेंगे 15th चैप्टर विच इज एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो तब पढ़ेंगे। चलो, तो ये वाला चीज अभी यहाँ पे मत पढ़ो, बस फिर बाकी सब चीजें ये कॉन्स्टेंट्स हैं और ये कॉन्स्टेंट्स याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा एग्जाम में दिया होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो बहुत ही बचकाना है, सब लोग ध्यान से देखिए। मास अर्थ का me दिया हुआ है, रेडियस re दिया हुआ है, मून का मास mm है और रेडियस rm है। दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस d है। तो सुनो, तो मान लो कि ये है अर्थ और ये है मून, मून छोटा है, और दोनों का सेंटर से सेंटर का जो गैप है वो कैपिटल D है। ठीक है, कैपिटल D है। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज कैपिटल D, मिनिमम स्पीड जिससे कि बॉडी को फेंकना पड़ेगा ताकि वो हमेशा के लिए इन्फिनिटी पे चली जाए, एस्केप हो जाए, एस्केप टू द इन्फिनिटी, हमेशा के लिए चली जाए। और वो पॉइंट मतलब कहां पे रखी हुई है? वो चीज जो रखी है, वो सैटेलाइट या जो भी बॉडी है मास m की, वो मिडवे रखी हुई है। मिडवे मतलब दोनों का एग्जैक्टली आधे में रखी है। अरे मतलब यहां से भी डिस्टेंस d/2 है भाई, और यहां से भी डिस्टेंस d/2 है, वहां रखी है, वहां पे मास m रखा है। अच्छा, अर्थ का जो मास है उसे me कहा गया है, रेडियस को re कहा गया है, मून के मास को क्या कहा गया है? mm, और रेडियस को कहा गया है rm। समझ में आ रहा है बच्चा? ओके, इस तरीके से। तो अब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो हमें स्पीड देके उसे भेजना है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी देना है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। तो जो सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल m, उस स्मॉल m मास वाली सैटेलाइट को हमें v स्पीड देके उड़ा देना है। वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसके पास अभी इस वक्त एनर्जी कितनी है? सुनो, तो उसके पास अभी एनर्जी कितनी है? इस अर्थ की वजह से भी उसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और उस मून की वजह से भी उसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, GMM अपॉन व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? R, GMM अपॉन R। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, तो यहां पे आपका आ जाएगा, बहुत ही ध्यान से प्लीज। सो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे आपका ये आएगा बच्चा कि ये होगा आपका डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम द अर्थ होगा, ये मास ऑफ द अर्थ होगा। ठीक है, और ये माइनस रहता है बाय द वे। वैसे ही यहां पे भी आ जाएगा मून का मास, ठीक है, और रेडियस ऑफ द, मतलब डिस्टेंस ऑफ द, रेडियस नहीं है ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ द मून। अरे बाबा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस re है, सॉरी rm है, वैसे ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? re है। अरे भैया, ये डिस्टेंस की बात चल रही है, रेडियस की बात नहीं चल रही है। ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की बात चल रही है, रेडियस की बात नहीं चल रही है। ओके, सो इस तरीके से रहेगा। ये सैटेलाइट है, अर्थ है, सैटेलाइट है, मून है। ठीक है, दोनों मिलके, अर्थ भी मून, मतलब अर्थ भी सैटेलाइट पे, मून भी सैटेलाइट पे अपना पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो क्रिएट कर रहा है, मतलब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कुछ क्रिएट कर रहा है। यहां से m उड़ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब यहां पे आ जाएगा आपका v² by 2 इक्वल्स टू, वो जो माइनस माइनस उसको बाहर ले लो साइड में,
इसको साइड में ले लो। यहाँ पे आपके पास अच्छा जी भी बाहर ले सकते हैं, तो जी को भी बाहर ले लो। यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा एम ई और एम एम। तो एक सेकंड, एम ई के नीचे है d/2, क्या है d/2, और एम एम के नीचे भी है d/2, है ना बच्चा। अरे डिस्टेंस दोनों d/2 है ना यार, दोनों d/2 है। यहाँ पे उनके रेडियस किसी काम नहीं आएंगे, उनके रेडियस काम नहीं आएंगे, बिकॉज डिस्टेंस सरफेस पे से नहीं लिया है, सेंटर में से ही लिया है। ठीक है, तो सेंटर से ही लिया है, तो इसी स्मॉल आर ई के अंदर वो कैपिटल आर भी समा गया। ठीक है, स्मॉल आर के अंदर ही कैपिटल आर भी समा गया। अभी 2 ऊपर कर लो, तो v² इक्वल्स टू माइनस जी, यहां पे आ जाएगा 2me/d प्लस 2mm/d, इस तरीके से हो जाएगा। और यहां पे भी 2 है। अभी दोनों का 2 बाहर आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है d, तो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, v² इक्वल्स टू माइनस जी, ये 2 उधर चला गया, वो भी 2 उधर आ गया बाहर, तो 4 हो गया, तो 4g अंदर है एम ई प्लस एम एम अपॉन डी। बस अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो 2 बाहर आ जाएगा। मतलब माइनस को हटा दो, माइनस को भुला दो। अरे माइनस ठीक है ना यार, खाली हमको वैल्यू चाहिए, तो 2 बाहर निकाल लो। ठीक है, फिर अंडर रूट में जी आएगा, एम ई एम एम आएगा और डी आएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैन यू सी दैट? अरे बच्चा समझ में आया कि नहीं? सो इसका खाली स्क्वायर रूट लेना है, फॉरगेट द माइनस साइन। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल था। आगे आ जाते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो सुनो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ सैटेलाइट, सो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, 2 पाई आता है, अंडर रूट आता है, और आर क्यूब आता है। क्या आता है? आर क्यूब अपॉन जीएम आता है। अरे भैया, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो है पृथ्वी का मास है, ये सैटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस है। तो अब इसमें सवाल क्या पूछा, देखो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है। लेकिन उन लोग ने क्या पूछा है कि नहीं करना चाहिए। इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो रेडियस पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला। उसके बाद में मास पे डिपेंड नहीं करता है और रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये भी गलत हो गया। अरे भैया, रेडियस पे तो डिपेंड कर रहा है ना, ऑर्बिट के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, परफेक्ट, तो यही सही आंसर है। इसको भी देख लेते हैं, मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है, गलत। मास तो ही नहीं, सैटेलाइट का मास का है। अरे ये मास सैटेलाइट का नहीं है, ये तो पृथ्वी का मास है, समझ में आया? ये पृथ्वी का मास है, सैटेलाइट का मास तो स्मॉल है ना, और वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। आगे आ जाते हैं, इसको देखिए ध्यान से। क्या बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, हम चाहते हैं कि उसका वेट 0 हो जाए, अचानक में वेट 0 हो जाए, यानी कि उसको जो वेट फील हो रहा है, m/g फील हो रहा है, वो गायब हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो लिसन वेरी केयरफुली, मतलब हम लोग चाहते हैं कि उसको जो दिखने वाली लगने वाली ग्रेविटी है वो 0 हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सुनिए, g' माइनस ओमेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था, याद आ रहा है? अरे g' माइनस, अरे लैटिट्यूड वाला फॉर्मूला यार, अभी तो देखा था। तो g' माइनस ओमेगा r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। हम चाहते हैं कि वेट उस बॉडी का 0 हो जाए, यानी कि ये वाली ग्रेविटी, अपरेंट ग्रेविटी जो है 0 हो जाए, हम ये चाहते हैं। और इक्वेटर पे चाहते हैं, तो इक्वेटर के लिए थीटा 0 होता है, इक्वेटर के लिए थीटा, अरे को लैटिट्यूड एंगल कितना होता है इक्वेटर का? 0 होता है ना बच्चा। अरे भूल गए क्या इतनी जल्दी यार? मैंने इतना सब डिटेल में इतना प्यार से बताया सब कुछ यार, ये देखो भूलो मत। को लैटिट्यूड एंगल, अरे भैया अगर तुम इक्वेटर पे बैठे हो, यहाँ बैठे हो, इक्वेटर बैठे हो, इक्वेटर बैठे हो, को लैटिट्यूड एंगल 0 हो जाएगा, समझ गए? ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। ओके, सो बेसिकली ध्यान से देखिए, तो बेसिकली हो ये रहा है कि यहां पर ये cos 0 1 हो जाएगा, तो cos थीटा गायब भी हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 0 इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा आर स्क्वायर। सो देयरफॉर ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी। तो इन लोग ये पूछ क्या रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि देखो अगर वेट 0 हो जाना है इक्वेटर पे बैठने के बाद, तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा की वैल्यू पूछ रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू कितनी होना चाहिए। सो देयरफॉर ओमेगा इज नथिंग बट g/r स्क्वायर। अब ये जो g है इसको हम लोग ले लेंगे कितना, 10। क्यों 10 लेंगे? क्योंकि 10 लोग ने बोला है कि भैया 10 ले लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लो। चलो 10 ले लिया भैया। रेडियस जो है बोला है 6400 किलोमीटर ले लो, तो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो देखो क्या आने वाला है, तो यहां से ये 10 इसके साथ कैंसिल होकर 10⁻² बन जाएगा। तो अब बच रहा है 1/64 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है। अरे हाँ क्या ना, इस तरीके से आ रहा है। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है, एक सेकेंड, ये तो हो गया आपका जो आंसर आ रहा है रेडियन में आ रहा है ना, लेकिन इसकी शक्ल इनमें से किसी से मैच नहीं कर रही, ऐसा क्यों? कुछ तो गड़बड़ हुई है ना? एक सेकंड, ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, गलत लिख दिया, तभी तो
ये गलत लिख दिया है ना, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ओमेगा आर स्क्वायर नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आर है। क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर। तो हाँ कुछ बच्चे कह रहे थे बट मैंने सुना नहीं, सॉरी। सो कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये आपने रॉन्ग लिया। सो ओमेगा आर स्क्वायर नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आर है। ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे आर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें ऐसी मिल रही है, सो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आया बच्चा? तो ओमेगा स्क्वायर आर इज जी, ओमेगा स्क्वायर आर इज जी, सो ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई आर। परफेक्ट। तो ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की आ रही है, लेकिन अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सिर्फ ओमेगा, हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो ओमेगा हो जाएगा रूट ऑफ दिस, तो इसका रूट निकाल लो। तो रूट जब निकालोगे तो 1/64 है और 1/10,000 है। तो 1/10,000 का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो सिर्फ 100 आएगा, तो नीचे आने वाला है 100 और यहाँ पे आने वाला है 8, सो 800, सो 1/800 रेड पर सेक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परफेक्ट। अरे हाँ के ना मेरा बच्चा, देखो ना कितना परफेक्ट आंसर है। अरे तुम्हाला कळतंय की नाही रे सगळ्यांना? अरे खूप सोपा है रे हा चैप्टर, खूप सोपा है, इट्स डैम इजी। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब क्या बोला है कि अर्थ के मामले में मान लो कि अर्थ का रेडियस आर है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, उसका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट क्या होगा? सैटेलाइट का रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या होगा? तो भैया ये है पृथ्वी, सैटेलाइट यहां घूम रही है ना, सैटेलाइट घूम रही है। सो सैटेलाइट जो है वो यहां पर है, सैटेलाइट यहां पर है, ये है डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर है, ठीक है। तो लोग पूछ रहे हैं कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या होगा, तो आर का फॉर्मूला निकालना है हमको, स्मॉल आर का फॉर्मूला निकालना है। चलो भैया निकाल लेंगे। सैटेलाइट गोल घूम रही है, गोल घूमने के लिए चाहिए क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे अगर आपने जरा भी पढ़ा है क्या रोटेशनल डायनामिक्स, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गोल घूमने के लिए हमें चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर ये किसके बराबर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। सो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका स्मॉल एम गायब हो गया, यहां से आपको मिल गया आर क्यूब। क्या मिल गया बच्चा? आर क्यूब मिल गया। सो आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। अरे हाँ के नारे बच्चा, ऐसा हो जाएगा ना। ओके अब आर क्यूब इज इक्वल टू ये जो जी एम है इसके बदले मैं ले लेता हूं जी आर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये आपने कैसे ले लिया यार, ये तो हमको समझ में ही नहीं आया कि आपने कैसे लिया। सुनो 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 अकल के पुतलो, वी नो दैट। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था बेटा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर था ना। तो ये जी एम की वैल्यू क्या है? जी एम की वैल्यू है जी आर स्क्वायर। तो वही मैंने ले लिया। ऐसा मैंने क्यों लिया बच्चा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एक भी फॉर्मूले में कैपिटल जी एम है ही नहीं, तो उसको चेंज करना था, तो इसलिए जी आर स्क्वायर लिया। तो अब यहाँ से जब क्यूब रूट लूंगा तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा जी आर स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर का क्यूब रूट 1/3 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें ओमेगा स्क्वायर ऊपर हो? एक भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, एक भी फॉर्मूला ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें ओमेगा स्क्वायर नीचे हो, जी आर स्क्वायर ऊपर हो, रेज टू 1/3 हो। हाँ है बे, है जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/3। परफेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परफेक्ट। अरे खूब सोपा है रे बाबा, इट्स डैम इजी। अरे करता है ना सगळ्यांना। अरे भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ओके नाउ लिसन, रेशियो ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द सैटेलाइट टू अ हाइट 2r/3 above the earth surface to the required to put it in the orbit। अच्छा सुनो सुनो, तो एक सैटेलाइट को नीचे से ऊपर ले जाना है, तो सुनो हमें पोटेंशियल एनर्जी कितना उसका बदलना है वो निकालना होगा पहले। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। और इस चीज का रेशियो किसके साथ निकालना है? इसका रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों निकालना है? क्योंकि सुनो हम लोग ने क्या बोला, रेशियो ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ सैटेलाइट टू दिस हाइट अबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे रखी थी तब कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसकी थी, वहां से ऊंचा ले जाने का जो भी एनर्जी आने वाला है उसका रेशियो किसके साथ निकालना है? उस चीज के साथ जो एनर्जी चाहिए उसे ऑर्बिट में डालने के लिए। तो ऑर्बिट में डालने के लिए उसके लिए हमको क्या चाहिए होती है? काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, उसको धक्का मारना पड़ता है सैटेलाइट को। तो भैया अरे कोई चीज पृथ्वी पे यहां रखी थी, यहां से यहां उठाने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए ना। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसका रेशियो लेना है किसके साथ? अरे जब सैटेलाइट को यहां से यहां धक्का मारेंगे तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, तभी तो वो गोल घूमेगी।
तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हमको चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv² होती है, तो हमको ये रेशियो निकालना है बस। समझ में आ रहा है बच्चा? सो लिसन वेरी केयरफुली। पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सो -Gmm अपॉन r+h, क्योंकि अपन ऊपर ले गए ना तो स्मॉल r आ जाएगा। अरे दूर चले गए ना, अरे सेंटर से भैया दूर चले गए, ये जो है ये होता है आपका r और ये हो गया आपका h, तो सेंटर से दूर चले गए, तो ये फाइनल है। अच्छा पहले कहां थे आप? पहले कहां थे? तो पहले आप थे r डिस्टेंस पर। अरे पहले यहां बैठे थे तो ये r था, अब वहां चले गए वो r+h है। समझ गया? तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है। समझ में आ रहा है बच्चा? आई होप कि सभी के भेजे में बातें घुस रही। डिवाइडेड बाई हाफ m, जो स्पीड होती है ऑर्बिटल स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या था? √Gm/r था, है ना? √Gm/r, नहीं r नहीं था, r स्मॉल r था। ये देख लो ध्यान से, किधर गया रे बाबा, किधर गया? सो क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला किधर गया? ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ये है, ये देखो √Gm/r, तो स्मॉल r था, स्मॉल r बन जाएगा r+h, कैपिटल r+h। समझ गया बच्चा? तो मैं वहां पे डायरेक्टली कैपिटल r+h लिखने वाला हूं, ठीक है? तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं स्मॉल r नहीं बल्कि r+h, तो ये हो जाएगा r+h। तो अब कहानी क्या है, ध्यान से देखते जाइए। ये देखो इसमें m, उसमें m और इसमें m कॉमन है, निकाल के काट दो, सो m कैंसिल हो गया, बल्कि Gm, अरे भैया ये भी निकल जाएगा, तो Gm भी काट दो, ठीक है? तो ये सब चीजें भी कैंसिल हो जा रही हैं बड़ी आसानी से। चलो अब अगले पेज पे लग रहा है जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जगह काफी कम लग रही है। ट्राई करते हैं इसी पेज पे रहने की, ठीक है? तो लेट्स ट्राई करते हैं। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। सो डेल्टा PE अपॉन KE की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। छोटू छोटू लिख रहा हूं, दिख रहा है ना बच्चा? तो देखो ध्यान से, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस है, तो पहले उसको लिखता हूं। सो वो 1/r आ गया, -1/r+h आ गया, और नीचे है 1/2, है ना? यहाँ पे r+h है, ठीक है? इस तरीके से। ओके, अब इसका एलसीएम निकालो। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो ये r+h ऊपर जाएगा, फिर -r ऊपर जाएगा, और नीचे बचेगा r × r+h। बराबर है बच्चा? अब यहाँ पे नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है? 1/2 r+h, इतना ही बच रहा है ना? तो ये r+h, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? नहीं, परफेक्ट है। और ये r+h कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसमें से r और r कैंसिल हो जाएगा ना? क्या कैंसिल हो जाएगा? r और r कैंसिल हो जाएगा, राइट? बचेगा सिर्फ h, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो ये बच रहा है कितना? 2 ऊपर चला गया, h है और नीचे r है, इतना बच रहा है। तो इतना आ रहा है। अब हाइट की वैल्यू दी हुई है, हाइट की वैल्यू कितनी दी है? 2r/3 दी हुई है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 2r/3, और यहाँ पे कितना है? r है, r कैंसिल हो गया, 4/3 आ रहा है। सो 4/3 इज आंसर, ऑप्शन डी, परफेक्ट। समझ गए? अबे इतना ये वाला लंबा कैलकुलेशन वाला कर लिया तो मतलब आपने सब कुछ कर लिया, तो फील प्राउड, ठीक है? 4/3 दैट इज द फाइनल आंसर, परफेक्ट। ओके, आई होप कि सभी के भेजे में बातें घुस रही है। अच्छा, अज्यूमिंग द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻n। सो एंगुलर मोमेंटम r⁻n को प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि n क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम का तो फॉर्मूला mv/r होता है ना भाई, ये तो बहुत बचकाना फॉर्मूला है। अच्छा, सैटेलाइट घूम रही है सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस है r, तो रेडियस है r क्या? इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस r, तो सन के अराउंड ना, अर्थ नहीं, अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ रेडियस r, ठीक है? तो पृथ्वी घूम रही है, तो ये मास ऑफ पृथ्वी है, ठीक है? और जो ये है आपका व्हाट, द एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, द वैल्यू ऑफ n इज वेलोसिटी, जो अपने को चाहिए ऑर्बिट में जो वेलोसिटी चाहिए वो होती है √Gm/r, और ये हो गया r। इन लोगों ने ये r बराबर नहीं लिखा, ये r स्मॉल r होना चाहिए। अब ठीक है, सो ये √Gm/r है और ये r है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो m√Gm ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, ठीक है? तो असली चीज जो है वो है r/√r, असली चीज तो ये। जब कैंसिल करेंगे तो बेटा r को जब √r से कैंसिल करोगे तो ऊपर √r बचेगा, सो ऊपर बचेगा √r। सो L इज प्रोपोर्शनल टू √r आ रहा है, सो L प्रोपोर्शनल टू √r का मतलब है r⁻²,
सो इन लोगों ने क्या बोला है, r रेज़ टू n है, कंपेयर करोगे तो देयरफॉर n इक्वल्स टू हाफ r। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अरे समझो, L होता है mvr, v क्या है √gm/r, g m और m ये तो फिक्स है। अरे अर्थ का मास, सन का मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स है। नीचे आ रहे ऊपर आ रहे, कैंसिल करोगे तो आ जाएगा आपका √r मतलब r रेज़ टू 1/2। आई होप के सभी के मस्तिष्क में बातें प्रवेश कर चुकी हैं। सो इट्स डैम इजी। सो r रेज़ टू 1/2 आएगा। ठीक है, आई होप के सभी को समझ में आए। अब क्या बोल रहे हैं कि एक सैटेलाइट रिवॉल्विंग है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ, और इसकी जो टोटल एनर्जी है वो E है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो आपके पास मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी को हम लोग ने E बोला है तो 2E आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2E। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अरे यार अब क्या बोलूं, इतना बचकाना चैप्टर है। तो इसमें मैंने बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, बहुत सारी स्लाइड्स दी हुई हैं, लेकिन इतना सिखाने का हमारे पास टाइम अभी बेटा नहीं है। तो ये जो है, अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि मैं और डिटेल्ड लेक्चर्स 4-4, 5-5 घंटे के डिटेल्ड लेक्चर्स जिसमें कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ऐसे वाले भी मैं वीडियोस लेके आऊं। बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े वीडियोस बना रहा हूं और व्यूज मुश्किल से 30, 40, 50 व्यूज आ रहे हैं। तो बच्चा अब उसमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? इंसान को मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ तो आना चाहिए ना, कि सामने से आप, मुझे ये लग रहा है कि बच्चे मेरा लेक्चर पसंद ही नहीं कर रहे, तो फिर मैं कैसे इतना सब डिटेल चीजें डालूं? ठीक है, एनीवे आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ दे रखा है मैंने। ठीक है, और बाकी और हायर लेवल का जो वर्जन है, थोड़ा सा और ज्यादा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा और ज्यादा, वो आपको ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, प्रोफेसर ऑफ साइंस ऐप। ओके फाइन, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सायोनारा, बाय बाय। सो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।